समझना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज एविडेंस, एविडेंस है क्या, क्यों इसका नाम क्यों चेंज किया, व्हाट इज एविडेंस, इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि देखिए भले से ये इसका नाम चेंज हो गया, लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। दैट इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, वो चेंज नहीं होने वाली चीज है, ठीक है। तो वो चीजों को देखना है, एविडेंस क्या है, साक्ष्य अधिनियम क्या है, किन पर लागू होता है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस, इंटरव्यू। तो फर्स्ट लेक्चर है, तो पहले एक ओवरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय, कौन बताएगा, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफेंस, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफेन। तो जो हम अभी तक इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, एक्चुअली इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है। इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस जो है उसके ऊपर ये बेस्ड था। क्योंकि हम सॉवरेन है 1947 और इधर 15 अगस्त 1947 और इधर आप आ जाइए 26 डे ऑफ नवंबर 1949, हम सॉवरेन भी हो गए। तो हमें क्या जरूरत है किसी ऐसे लॉज को अपने यहाँ लागू करने की जो किसी और ने बनाए हैं, ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब इनका नाम बदलने का, अगर हम बीएसए में भी जाएं तो बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं। हम लोगों ने बीएनएसएस में देखा कितना कुछ चेंजेस किए गए हैं, बीएनएस में भी किए हैं। बीएनएसएस में प्रोसीजरल जो आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो डिस्क्रिपेंसीज थी ड्यूरिंग द ट्रायल, उनको बहुत कुछ तरह से हटाया गया है ताकि ट्रायल जो है वो फास्ट हो पाए। ऐसे ही एविडेंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रायल के समय उनका जो एप्लीकेशन है, जैसे अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 45 में, तो देयर वर 5 ग्राउंड्स, हाँ, जिन पर कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लेती है। जैसे जब आप लोग जज बन के जाओगे तो आपको लॉ की तो बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन कौन से लॉ की, ऑब्वियसली जो इंडियन लॉ है। लेकिन अगर आपकी कोर्ट में कोई इशू आ जाए जो कि फॉरेन लॉ से रिलेटेड है, तो आप किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे हु इज एक्सपर्ट इन फॉरेन लॉ, उनको आप बुलाओगे और कहोगे कोई इशू आ गया साइंस का, तो आपने साइंस, जनरल साइंस पढ़ी है, बट यू आर नॉट एक्सपर्ट इन साइंस फील्ड, आप उसके एक्सपर्ट नहीं है। तो साइंस की कोई फिंगर इंप्रेशन, ये फिंगर इंप्रेशन किसका है, ये राइटिंग किसकी है, तो हम क्योंकि उसमें बहुत स्पेशली स्किल्ड नहीं है, एज अ जुडिशियल ऑफिसर हमें नॉलेज है केवल लॉ की बहुत अच्छी। सो कोर्ट्स आर नॉट इंसाइक्लोपीडिया, वी कैन नॉट प्रिज्यूम दैट कोर्ट नोज ईच एंड एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड, ये पॉसिबल नहीं है। तो साइंस, आर्ट, फिंगर इंप्रेशन, हेड राइटिंग, 5 थंब इंप्रेशन, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर एक्सपर्ट ओपिनियन ले पाती थी, लेकिन कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन ले पाती थी। लेकिन अभी उसमें एक चीज और ऐड कर दी है, ठीक है, एनी अदर थिंग, और अन्य किसी विषय पर भी अगर कोर्ट को आवश्यकता हो तो ये बहुत अच्छा बदलाव है ना, बहुत अच्छा बदलाव, बहुत इंक्लूसिव डेफिनेशन कर दी कि किसी भी फील्ड में अगर लगता है तो कोर्ट। तो ऐसे ही जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना था, इसमें जहां जहां जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, सेकेंडरी एविडेंसेस से लेकर अमेंडमेंट किए गए हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन, जो जो चीजों पर कोर्ट की गाइडलाइन थी उनको हमने यहाँ पर ऐड किया है। ओके, अब देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ। कितने टाइप के लॉ होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ लॉज। कौन कौन से? बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, फर्स्ट क्लास है। हाँ, एक होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ कौन सा लॉ होता है? सब्सटैंटिव लॉ। और दूसरा होता है आपका प्रोसीजरल लॉ। लाइट है क्या? प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सब्सटैंटिव लॉ कौन सा लॉ होता है? आईपी। ऐसे नहीं बोलना। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ है जो आपके कोई राइट्स बताते हो, मतलब कोई ऐसा एक्ट, कोई जैसे आपके सामने कोई नया लॉ आएगा कल को, नए लॉज आप लोग पढ़ोगे, आगे चल के नए नए लॉज आएंगे, तो यू मस्ट हैव दैट कैपेसिटी कि आप चेक कर लो कि सब्सटैंटिव लॉ की कैटेगरी में आ रहा है कि प्रोसीजर में। रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं। तो सब्सटैंटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच प्रेस्क्राइब्स राइट्स, जो आपके राइट्स बताता हो या आपके ऊपर किसी तरह की ड्यूटी इंपोज करता हो या लाइबिलिटी इंपोज करता हो। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की,
तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 का था, ये एक्ट बताता है इफ पार्टीज आर मेजर above 18 ईयर, इफ पार्टीज आर साउंड माइंड, हाँ, तो अगर मेजर हैं, साउंड माइंड हैं, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, कंसिडरेशन है, सेक्शन 10 के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो पार्टी दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये राइट बता रहे हैं ना। इफ आई एम मेजर, आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखा, इफ यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द टाइटल, और समटाइम डोंट हैव द कैपेसिटी और टाइटल, स्टिल यू कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। पढ़ लिया हम लोगों ने, सेक्शन 7 पढ़ लिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो टीपीए जो एक्ट है वो राइट दे रहा है आपको आपकी प्रॉपर्टी को एलिनिएट करने का इन एनी अदर मैनर, आइदर सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, मॉर्गेज, राइट दे रहा है। तो कौन सा एक्ट हो गया ये सब्सटैंटिव हो गया। जो ड्यूटीज बताता हो, बीएनएस आ जाइए, जो आपके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करता हो कि ये पर्टिकुलर एक्ट आप नहीं कर सकते, दिस एक्ट इज फॉरबिडेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आपने अगर ये किया तो ये ऑफेंस है। आप किसी को मार नहीं सकते, मारने में भी कैसा, थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी को इंसल्टिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं तोड़ सकते, तोड़ दिया तो ये पर्टिकुलर ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। लाइबिलिटी कितनी बनेगी, सेंटेंस की बनेगी, फाइन की बनेगी, कम्युनिटी सर्विस की बनेगी। तो जिन लॉज में किसी भी राइट्स को, लाइबिलिटी को, ड्यूटीज को बताया जाता है वो लॉ कहलाते हैं सब्सटैंटिव लॉ, लाइक आपका हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, बीएनएस एक्सेट्रा। वो लॉज प्रोसीजरल लॉ होते हैं बेसिकली, जो कोर्ट्स को वो प्रोसीजर बताते हैं जो कोर्ट फॉलो करती है ड्यूरिंग दी ट्रायल और इंक्वायरी। सो बेसिकली ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि बीएनएसएस में तो हमने वो भी प्रोसीजर बताया है जो पुलिस और इवन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी फॉलो करते हैं। तो बेसिकली प्रोसीजरल लॉज आर दोज लॉज विच प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर, जो इन लाइबिलिटी, राइट और ड्यूटीज को, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसीजर बताते हैं। ठीक, अब ये राइट आपको बता दिया, इसको हम कैसे, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसके लिए जहां प्रोसीजर दिया होगा सीपीसी में दिया होगा, ठीक है, कहीं सीआरपीसी में आपकी लाइबिलिटी है, आप किसी को कोई एक्ट ओमिशन जो फॉरबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो नहीं करोगे, कर दिया एफआईआर होगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगा, देन पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, देन कॉग्निजेंस होगा, देन इश्यू प्रोसेस होगा, देन, तो ये आपकी पूरी स्टेजेस हैं, किसमें बताइए, प्रोसीजरल में। सो प्रोसीजरल लॉज वो लॉज हैं जो बेसिकली वो प्रोसीजर बताते हैं जो सब्सटेंटिव लॉज को परफेक्ट बनाते हैं। अगर हम प्रोसीजर हटा दें तो बीएनएस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर हमारे पास बीएनएसएस नहीं है तो। अगर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में राइट दे दिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में राइट दे दिए, लेकिन इसका प्रोसीजर हमने माइनस कर दिया, सीपीसी हमारे पास नहीं है, तो इसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। समझ गए, ये होता है प्रोसीजर। अब इसी प्रोसीजर में आपके पास आ गया सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि सिंपल सिविल कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान किसी एप्लीकेशन को डील करते समय, किसी वाद को देखते समय, पिटीशन के लिए सिविल कोर्ट्स जो प्रोसीजर फॉलो करेंगी वो दिया गया है। इन जनरल मैं बता रही हूं, ठीक है। बाकी आपका बीएनएसएस आपको पता है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए पुलिस क्या प्रोसीजर, इंक्वायरी के समय क्या प्रोसीजर, लाइट आ गई, अच्छा। इसके समय क्या प्रोसीजर है बीएनएसएस में, पूरा दिया है। पुलिस क्या करेगी, इवन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स क्या करेंगे, कोर्ट्स क्या फॉलो करेंगे, हायर कोर्ट्स क्या, वो लिखा है। और तीसरा आता है आपका बीएसए, जो कि पहले एविडेंस था। इसमें क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। इसमें निश्चित तौर पर ये तो दिया है कि कोर्ट क्या फॉलो करेंगी, लेकिन बीएसए थोड़ा सा अलग है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें क्या क्या हम देखेंगे, इसमें देखा जाएगा कि कोर्ट प्रोसीजर वो दिया गया है, व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द कोर्ट। ये तो है ही है कि कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगी, बट ये स्पेसिफिकली लिमिटेड है विद रेस्पेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एविडेंसेस, कि कौन से एविडेंस को एडमिट करना है, व्हाट फैक्ट इज रेलिवेंट। सो इट इज द पावर गिवन बाय बीएसए टू द कोर्ट्स, ठीक है, दैट कोर्ट कैन डिटरमिन whether that fact is relevant in that case or not। क्या ये फैक्ट रेलिवेंट है, ठीक है, कौन से फैक्ट रेलिवेंट हैं, कौन से फैक्ट इररेलिवेंट होंगे, कौन सी चीजें फैक्ट इन इश्यू हो सकती हैं किसी केस में, पार्टीज किन चीजों पर एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट किसको इंटरटेन करेगी, किसको रिजेक्ट करेगी, पूरे एविडेंस में आप साक्ष्य अधिनियम में यही पढ़ोगे, ठीक है। कोर्ट्स की क्या पावर है विद रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग एविडेंसेस। सो कोर्ट का काम है, देखिए, टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ,
इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू प्रोड्यूस बेस्ट एविडेंस। अगर आप चाहते हो, हम बिल्कुल एविडेंस का ये बेसिक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, अगर मैटर क्रिमिनल है तो आप प्रूव करिए कि दैट ऑफेंस वाज कमिटेड बाय सो एंड सो पर्सन। अगर प्रोसिक्यूशन आ रहा है तो प्रोसिक्यूशन को करना पड़ेगा। अगर मामला दीवानी है, सिविल का है, जैसे आप कह रहे हो कि आई एम द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, देन प्राइमरी बर्डन लाइज ऑन दी प्लेंटिफ, अगर बात संस्थित की है, टू प्रूव द टाइटल। तो आपको इनिशियली प्रूफ करना, ये चीजें होती हैं, ये आपके एविडेंस में लिखा है, बट कैसे प्रूफ करोगे, उसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे, ये सारी चीजें आपको एविडेंस में मिलती हैं। तो एविडेंस ध्यान रखिएगा है तो प्रोसीजरल। एविडेंस कैसा है, बार बार देखिए, अगर मैं एविडेंस बोलूंगी इससे कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, वो बीएसए आप माइंड में रखिएगा। बीएसए में भी हम एविडेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, साक्ष्य बोलेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग की हैबिट नहीं है कि उसको हम साक्ष्य अधिनियम बोले, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एविडेंस बेसिकली क्या है, ध्यान रखिएगा, बेसिकली तो ये प्रोसीजरल नेचर का है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो कोर्ट फॉलो करती हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एविडेंसेस, कि क्या कौन से एविडेंस को अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, व्हाट इज द मैनर, व्हाट इज द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, एक छोटी से लेकर बिल्कुल लास्ट स्टेज तक के एविडेंस के सारे रूल इसमें बताए गए हैं, कि प्रोसीजर पूरा बताया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ सेक्शंस आपको ऐसे दिखेंगे जो कि सब्सटेंटिव नेचर के हैं, ओके कुछ ऐसे प्रोविजन दिखेंगे जो सब्सटेंटिव नेचर के हैं, लाइक स्टॉपल, ठीक है। तो जनरली एविडेंस या बीएसए इज प्रोसीजरल इन नेचर, बट सम पार्ट, कुछ प्रोविजंस आपको बीच में दिखेंगे जो दिखाएगा कि ये सब्सटेंटिव भी है। एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, प्रोसीजर, जैसे बीएनएसएस ऑब्वियसली क्रिमिनल मैटर्स पर लागू होता है, सीपीसी सिविल मैटर्स पर लागू होता है, ऐसे एविडेंस किन पर लागू होगा, सिविल, क्रिमिनल और बोथ, दोनों पर लागू होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं बीएसए के भी जो स्पेसिफिकली क्रिमिनल पर लागू होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सिविल पर लागू होते हैं। ये भी प्री में आता है, फर्स्ट क्लास में ही, है ना। तो ये किस पर लागू होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पर, ये ध्यान रखना है आपको। सिविल के मैटर में भी इश्यूज, ठीक है, रेलेवेंसी आएगा इसमें, क्रिमिनल में भी आएगा। लेकिन कुछ मैटर जब आप इसमें देखोगे, जैसे कन्फेशन, तो कन्फेशन क्या होता है पता है, कन्फेशन सिंपल है, बहुत सिंपल, आगे भी तो हम आगे इसमें बढ़ेंगे। कन्फेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, व्हेन इट इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, सो व्हेन ठीक है, व्हेन अ पर्सन एडमिट्स हिज और हर गिल्ट, जब कोई अपने अपराध की स्वीकृति करता है तो इसे संस्वीकृति कह देते हैं, और वो कन्फेशन बन जाता है, क्योंकि आप अपराध की स्वीकृति कर रहे हो, बिकॉज यू आर एडमिटिंग गिल्ट, ठीक है, इट मीन्स ये अपराध क्रिमिनल मैटर हो गया। तो जो कन्फेशन की प्रोविजंस हैं, कन्फेशन व्हेन रेलिवेंट, व्हेन इररेलेवेंट, ओके, और कन्फेशन के जितने भी प्रोविजंस हैं, इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, इनकल्पेटरी कन्फेशन, एक्सकल्पेटरी कन्फेशन, बहुत सारा वो, अब ये स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड होगा। लेकिन जब बात करेंगे हम एडमिशन की, तो एडमिशन ये स्पेसिफिकली सिविल में। तो कहने का मतलब हुआ कि एविडेंस में आपके बीएसए में जो प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन है जो सिविल कोर्ट भी फॉलो करती है और क्रिमिनल कोर्ट भी फॉलो करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिविल कोर्ट्स के लिए अलग एविडेंस टैकल करने के लिए अलग प्रोसीजर है, क्रिमिनल की ये एक ही है, लेकिन इसमें ही कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो केवल क्रिमिनल मैटर के हैं और कुछ सिविल के हैं। बात समझ आई। दूसरी चीज, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए इज लेक्स फॉरी और नॉट। लेक्स फॉरी का मतलब क्या होता है, हाँ, लेक्स फॉरी इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम। ये है कि नहीं, क्यों नहीं है, अभी रुकिए और 2-3 लोगों से पूछ लें। बताइए, इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए लेक्स फॉरी है क्या नहीं? मैम लेक्स फॉरी लेक्स 4 ही है मैम, लेक्स ना? फॉरी है ये।
Yes, ma'am. कैसे है इसको ये मैं मैम बताती लेक्स हूँ। हो रही है। ये लेक्स फोरी है क्यों, ताकि ये फोरी का मतलब, फोरम का मतलब वो प्लेस, लेक्स लॉ ऑफ द फोरम। इसको ऐसे समझिए, जिस कोर्ट में आप कोई भी चीज बहुत आज फिट हो जाएगा दिमाग में, ये लेक्स फोरी क्यों है। whenever any party want to produce any evidence on any particular fact, आप किसी भी तथ्य को साबित करना चाहते हैं, समझिएगा जरा। मिस्टर ए है, इनके ऊपर चार्ज लगा है, he is charged under section 103 of BNS, ठीक है। प्रोसिक्यूशन वांट्स टू प्रूव, प्रोसिक्यूशन चाहता है इनको कन्विक्ट कराना, और इसके लिए इनके पास फॉर एग्जाम्पल इतने फैक्ट्स हैं, ठीक है। फैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 ये फैक्ट हैं। इन फैक्ट में क्या हो सकता है कि मैंने आखिरी बार देखा था इनको बी के साथ में लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पर, मैंने देखा था कि इनका झगड़ा हुआ देयर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, इनके बीच में क्वेरल था, इनके पास इनको मारने का मोटिव है, ठीक है। अब ये जितने भी फैक्ट ये प्रूव करना, ये जो भी लेके आए हैं एविडेंसेस, इन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए द कोर्ट विल डिसाइड, दैट फोरम विल डिसाइड वेदर दैट फैक्ट इज रेलिवेंट। कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या आपको ये एविडेंस कोर्ट में दिलाना है कि नहीं है। कोर्ट डिसाइड करती है वेदर योर क्वेश्चन इज रेलिवेंट। कई बार देखा ऑपोजिशन क्या कहता है, क्या बोलता है ऑपोजिट साइड से काउंसिल, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सुना होगा, ऑब्जेक्शन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। क्यों आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे विटनेस को हॉस्टाइल करने वाले हैं, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। द क्वेश्चन इज लीडिंग इन नेचर, ये लीडिंग टाइप के क्वेश्चन है, ये प्रश्न का इस मामले से कोई नाता नहीं है। जॉली LLB 3 में देखा, वो कहते हैं इस प्रश्न का मेरे केस से क्या लेना देना। उसने कहा अगर नहीं लेना देना हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ कहता है ना कि मैं छोड़ दूंगा वकालत या जो भी। अब who will decide whether that fact is relevant in that case? कौन डिसाइड करेगा, दैट इज द फोरम, वो फोरम है कोर्ट। इसीलिए कोई भी चीज एविडेंस में प्रोड्यूस करनी है, कोर्ट उसको एडमिट करेगा या नहीं, एडमिट कर लिया उसके बाद क्या वो ड्यूली प्रूव हुआ कि नहीं, उसके बेस पर जजमेंट देना है कि नहीं, that will be decided by that particular forum, that's why it is known as lex fori, law of the forum, ठीक है। जिस फोरम में है that forum will decide, इसीलिए इसको lex fori कहते हैं। ये हो गए। नेक्स्ट होता है, हमने ये देख लिया कि BSA सिविल कोर्ट्स में भी लग रहा है, क्रिमिनल कोर्ट्स भी इसको फॉलो कर रही हैं, लेकिन दो ऐसी कोर्ट्स, दो ऐसे प्लेसेस हैं जो कहीं ना कहीं एक वैसे जुडिशियल काम लगता है कुछ है इनका, लेकिन वहां पर एविडेंस फॉलो नहीं होता। जैसे आर्बिट्रेशन, ध्यान रखिएगा, प्री में आता है ये सवाल। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में एविडेंस के जो रूल्स हैं, BSA के जो रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, ये फॉलो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आर्बिट्रेशन इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये लिखते जाइएगा, इनको मैं लिखवाऊंगी नहीं, ये समझाने वाली बातें, और ये प्री और इंटरव्यू में वन लाइनर चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आर्बिट्रेशन लिखवाना आपका स्टार्ट होगा डेफिनेशन क्लॉज से, समझाना लिखाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है, बस ऐसे ही थोड़ा आपको माहौल बना रहे हैं, सब्जेक्ट में एंट्री आप ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन में एविडेंस के रूल फॉलो नहीं होते, ये सवाल आता है। क्यों नहीं होते इसको मैं बता रही हूं, बिकॉज आर्बिट्रेशन इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उनका पालन यहां पर किया जाता है। दूसरा एक होता है, बताइए आप मुझे जो लोग कोर्ट में जाते हैं, एफिडेविट। क्यों नहीं होता? एफिडेविट में भी BSA के रूल लागू नहीं होते। अब क्यों नहीं होते ये बताइए। क्या एफिडेविट एज एन एविडेंस एडमिसिबल है कोर्ट में? पेश करते हैं उसको, एडमिट है, इसके रूल क्यों नहीं लागू होते इस पर? क्योंकि
जो एफिडेविट में जो डेपोनेंट होता है, ठीक है, डेपोनेंट कहता है, जैसे अगर हम प्लेंट की बात करें, जब आप प्लेंट और डब्ल्यूएस ड्राफ्ट करते हो, ठीक है, ड्राफ्टिंग में, जो कि यूपी जुडिशरी में पेपर आता है 40 नंबर का, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, करना है, या तो आप प्लेन डब्ल्यूएस ड्राफ्ट करो या जजमेंट राइटिंग करिए। जब आप प्लेन डब्ल्यूएस, जैसे प्लेंट में जो आप वाद पत्र दायर करते हैं, जो लोग कोर्ट में देखा होगा आपने, प्लेंट में जो एवोमेंट्स होते हैं, आप सारी बातों को लिखते हो, दैट, चूंकि, हिंदी में क्या लिखते हो, याकी और दैट्स, है ना, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट was entered between Mr. A and B on that particular date, है ना, on that particular subject, पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन लेके, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम दोनों पार्टीज के बीच, मैंने ये कंसिडरेशन दिया, उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया, ठीक है, मैंने अपने पार्ट को फुलफिल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और स्टिल आई एम रेडी टू परफॉर्म माय पार्ट, ठीक है, मैंने सेवरल नोटिस दिए, इन स्पाइट ऑफ गिविंग सेवरल नोटिस, ठीक है, या तो उसने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया और ही इज नॉट रेडी टू परफॉर्म, ठीक, इस तरह से हमने सारे फैक्ट्स बता दिए। और उसके बाद हम बताएंगे द मैटर कम्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, द मैटर इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। हाँ, तो इस तरीके के हम कुछ लीगल पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट के अवर्मेंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम लास्ट में एफिडेविट लगाते हैं और उसमें लिखते हैं द अवर्मेंट मेंशन, जो भी मैंने तथ्य लिखे हैं इस वाद में, द अवर्मेंट मेंशनड फ्रॉम पैराग्राफ नंबर, पैरा नंबर 1 to 5, जैसे 1 से 5 में मैंने वो बातें लिखी जो मुझे पता था कि भाई मेरे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाई मैंने 10 लाख के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कंसिडरेशन दे दी, उधर से मुझे गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई, ये तो मुझे पता है ना, तो मैंने लिख दिया द गवर्नमेंट मेंशन फ्रॉम पैरा 1 to पैरा 5 इज ट्रू इन माई पर्सनल नॉलेज, मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में ये सत्य तथ्य हैं क्योंकि मुझे पता है। फिर मैं लिखती हूँ, अब जो बताइए गवर्नमेंट 6 और 7 में लिखा कि द मैटर इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, आपको पता होता है ये मैटर लिमिटेशन से बार्ड नहीं है, ये तो आपका काउंसिल, आपके एडवोकेट बताते हैं ना कि मैटर कम्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मैटर इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, इस तरह के पॉइंट्स ये काउंसिल। फिर हम इसी एफिडेविट में लिखते हैं कि सर पैराग्राफ नंबर 7 to 9, ठीक है, आई बिलीव्ड इट टू बी ट्रू ऑन द एडवाइस रेंडर्ड बाय माय काउंसिल। तो जो भी डेपोनेंट ने एफिडेविट में लिखा होता है वो या तो अपने ज्ञान पर आधारित होती हैं बातें, वो लिखी होती हैं, या उनको एडवाइस जो किया होता है काउंसिल ने, एडवोकेट ने, उनके आधार पर लिखी होती हैं। इसीलिए एफिडेविट पर भी एविडेंस के कोई रूल लागू नहीं होते हैं। समझ आया? अब मुझे ये बताइए, क्या कोर्ट मार्शल में एविडेंस के रूल्स, बीएसए के रूल लागू होंगे? नो मैम। क्या लिखा है? अब हम बेयर एक्ट ओपन करते हैं, ठीक है? नो मैम, नहीं होंगे कोर्ट मार्शल। चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंस। इंक्लूडिंग लिखा है। देखिए सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बेयर एक्ट स्टार्ट तो करने से पहले हमेशा प्रेम्बल से स्टार्ट करते हैं, पता है ना? देखिए इसका इंपॉर्टेंस समझिए। किसी भी जुडिशरी का, किसी भी एपीओ का आप एग्जाम देंगे, आप पहले, ये तो छोटा सा एक्ट है और ऐसे टिप्स पर होना चाहिए, एक स्टेज आपकी आनी चाहिए। हमारा ये टारगेट होता था जब हम तैयारी कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा, विद इन 2 आवर्स पूरा एविडेंस रिवाइज कर लेंगे, और फिर वो आया भी, ठीक है। 2 घंटे का टारगेट, विद इन 2 आवर्स प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर मतलब ऐसे ही नहीं, प्रॉपर सारी चीजें ऐसे 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 करने में, तो ऐसे आ जाना चाहिए हर सब्जेक्ट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्री में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इससे, मिनिमम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 12 क्वेश्चंस तक यहां से मिल जाएंगे। एपीओ में आपको अलग से 100 मार्क्स का पेपर आता है ये, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल के साथ साथ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल कायदे से पढ़िएगा, हल्का सब्जेक्ट नहीं है ये, एकदम हल्का तो कोई भी नहीं है लॉ में, लेकिन इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, क्योंकि ये हल्के में समझ में आने वाला नहीं। मतलब पढ़ तो लोगे, लिख भी आओगे, लेकिन होता ना कि किसी सब्जेक्ट की डेप्थ को पकड़ना है, उसकी गहराई को पकड़ना है, तो बहुत ध्यान से समझ के चलिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब देखिए पेपर का पैटर्न बड़ा बदलता जा रहा है, आपको एक्ट नंबर भी पता होना चाहिए। बच्चों को सब याद होता है, राजस्थान जुडिशरी में जो पेपर आता था पहले, इस बार वाला नहीं,
जो अभी हुआ 23 में उसकी बात नहीं, उससे पहले जो पेपर आते थे ना, उनके जो माइनर एक्ट्स हैं, ये उनकी एक्ट एसेंट कब दिया, मतलब डेट तो पूछता ही है इनएक्टमेंट की, लेकिन वो एसेंट वाली डेट भी पूछते हैं और बच्चे याद करते हैं। तो आपका कंपटीशन किससे, बस उसको ध्यान रखना, आपने नहीं पढ़ा लेकिन औरों ने पढ़ा है, तो मेरिट में वो आएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो एक्ट नंबर 47 2023, अब इसको पढ़िए। ये एक्ट क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। एकदम इसका प्रियम्बल जैसे रट जाना चाहिए। तो कंसोलिडेट टर्म इसमें लिख दिया प्रियम्बल में। तो आपको पता है व्हेनेवर द टर्म कंसोलिडेट इज रिटन इन एनी प्रियम्बल ऑफ एनी एक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए? बताया है मैंने हर एक्ट में। इट मीन्स दैट एक्ट इज कंप्लीट कोड, कंप्लीट एग्जॉस्टिव है। तो प्री में क्वेश्चन आएगा वेदर बीएसए इज एग्जॉस्टिव ऑन रूल ऑफ एविडेंस। क्या बीएसए कंप्लीट कोड है? मतलब अगर कोर्ट को कभी एविडेंस इंटरटेन करना है कि नहीं करना है, ये रेलिवेंट है कि नहीं है, एडमिट करें कि रिजेक्ट कर दें, इस पर अगर कभी कुछ खोजना हो तो क्या हमारे पास जो बीएसए है वो कंप्लीट है? आंसर इज यस, बिकॉज द टर्म कंसोलिडेट इज रिटन हियर। तो इसको याद रखिएगा, ये प्री में सवाल इस तरह के आते हैं। तो लिख लीजिए बीएसए इज, अपने प्रियम्बल के ऊपर ही लिख लीजिए बीएसए इज कंप्लीट कोड और इट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर। फिर इसमें जो रूल्स प्रोवाइड किए हैं और प्रिंसिपल्स, इसमें बहुत से रूल्स हैं। क्या? फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, रेलिवेंसी क्या है, एडमिसिबिलिटी क्या है, हाँ सारी चीजें, हर तरह के फिजिकल फैक्ट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं, एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है, हु कैन बी विटनेस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट इज चीफ, व्हाट इज री, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड इन वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो इसमें जनरल रूल्स दिए हैं एंड प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल दिया है, डाइन डिक्लेरेशन दिया है, ओके, बेस्ट रूल एविडेंस ये भी प्रिंसिपल दिया है, डायरेक्ट एविडेंस दिया है, हेयर से एविडेंस दिया है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस दिया है। तो इट इज द कंप्लीट, समझिए जो प्रियम्बल में लिखा है उसको, इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट। ये एक्ट बनाया गया है क्या करने के लिए? कंसोलिडेट की जितने भी अभी तक एविडेंस के रूल हैं उनको यहां पर हमने कंसोलिडेट कर लिया। टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, मतलब एक फेयर ट्रायल के लिए जो भी रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए उसके लिए हमने यहाँ पे सारे रूल्स प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट करके इस एक्ट को बनाया है। क्लियर है? आगे आइए, चैप्टर 1। अब ये भी याद रखिएगा, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना है आपको, ईयर भी याद रखना है। शॉर्ट पहला चैप्टर 1 पार्ट 1 पहला सेक्शन आप सबको पता है। हमेशा किसी भी एक्ट का जो टाइटल है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो कमेंसमेंट है, उसके बारे में होता है। पता तो हो किस एक्ट का नाम क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक लागू होगा। और आपको पता हो अभी बीएनएसएस पढ़ाते समय मैंने पहले ही दिन बोला था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टेट ऑफ नागालैंड वगैरह बताया था, यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। आया था ना आपके यहाँ, बिहार एपीओ में आया है और वही सवाल आता है। हाँ राजस्थान एपीओ, सॉरी अभी राजस्थान एपीओ है ना, आया ना सवाल। तो मतलब हर एक्ट की अपनी स्प्रिट है सेक्शन की, यहाँ से प्री का सवाल निकलता है, यहाँ से मेंस का सवाल निकलता है, यहाँ से इंटरव्यू का सवाल निकलता है। बताना हमारा काम है, लर्न करना आपका काम। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। देखिए लिख दिया इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स, पहले क्या था? एक्सेप्ट था और साफ लिखा था एयर, नेवी सब लिखा था, आर्मी सब लिखा हुआ था। तो अब ये सवाल आना है, ये सवाल अब आएगा। तो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। इसको तो स्पेशल अंडरलाइन कर लीजिए, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आएगा। बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर।
समझ गए? इसीलिए मैंने एफिडेविट और आर्बिट्रेशन वाली बात बता दी थी, लेकिन कोर्ट मार्शियल छोड़ दिया था क्योंकि अब इसका प्रावधान बदल गया, तो समय के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। पहले आर्बिट्रेशन मतलब जो कोर्ट मार्शियल थे वहां पर जो उनके अपने पर्सनल रूल होते हैं और उसके अलावा जो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो फॉलो होते थे, लेकिन अब उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। याद रहेगा? और ये एकदम डैम श्योर लिखिए, यहां सवाल आना है। आर्बिट्रेशन पर लागू नहीं होता है, एफिडेविट पर लागू नहीं होता है, बाकी सारी कोर्ट्स इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल एकदम रखा सवाल जरूर आएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। अब इसकी डेट तो आप सबको पता है, यहीं पर लिख लीजिए। क्या डेट थी? 1st day of July 2024 लिख लीजिए यहीं पर। ये भी सवाल आ सकता है, एक तो आएगा ही, एक तो आना ही है, 2024। अब आइए डेफिनेशन पर। डेफिनेशन पर, इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। देखिए हर चीज का मतलब समझिए। इन दिस अधिनियम, ये जो आप अधिनियम पढ़ रहे हो, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जनरल डेफिनेशंस दी हुई हैं ये। इससे पहले वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें डेफिनेशन नहीं लिखा था। एक बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज था। ये भी डिफरेंस साथ साथ लिखते जाइए, कब कौन क्या पूछ ले पता नहीं, अभी बिल्कुल नया नया लागू हुआ है ये। तो पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था चीजें ऐसे ही डिफाइन थी, बट डेफिनेशन नहीं लिखा था। वो वहां पर था इंटरप्रिटेशन क्लॉज कि इस बात का इंटरप्रिटेशन कोर्ट ऐसे करेंगी। ठीक है, अब डेफिनेशन दी है कोर्ट में। देखिए, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल, ये भी याद रहे कि कोर्ट किस क्लॉज में डिफाइन है। कोर्ट में क्या क्या आएगा। अब कोर्ट की डेफिनेशन कैसी है, देखिए जब भी किसी डेफिनेशन के आगे लिखा होता है इंक्लूड्स, उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। ये भी पूछा जा सकता है, द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट इज inclusive in nature because it states court includes all judges, magistrate and all persons except arbitrator legally authorized to take evidence। समझ आया? तो एक क्वेश्चन आएगा, कोर्ट मीन्स ऑप्शन 1, ठीक है, जजेस, मैजिस्ट्रेट, सी आर्बिट्रेटर और डी ओनली ए एंड बी। ए एंड बी, आर्बिट्रेटर इसमें नहीं आएगा। बस इसको इस तरह से आपको देखना है। जब भी किसी डेफिनेशन में नॉट लगा है, किसी सेक्शन में प्रोविजो लगा है, एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है, तो आर्बिट्रेटर इसमें नहीं आएगा। और कौन कोर्ट हो सकता है? कोई भी मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक एविडेंस, मतलब जुडिशियल एक्शन है यहाँ पर। हु इज एम्पावर्ड टू टेक एविडेंस, ओनली दैट मैजिस्ट्रेट विल बी कॉल्ड एज कोर्ट। हर मैजिस्ट्रेट नहीं, जिसको साक्ष्य लेने की शक्ति है वो कोर्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, एविडेंस लेने की शक्ति है। नेक्स्ट आइए, कॉन्क्लूसिव प्रूफ अभी बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है, अभी आप उस कैपेसिटी में नहीं है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं बताना है। अभी हम आपको स्टार्ट करते हैं फैक्ट से। डेफिनेशन एफ से आइए, पहले ऐसे ही था फैक्ट। फैक्ट पता नहीं है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या समझ आएगा? रेलिवेंट फैक्ट जानते ही नहीं है तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या समझ आएगा? ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल कर दिया है ना, इसलिए वो पहले कर दिया। चलिए, तो फैक्ट, क्योंकि पूरे एविडेंस को, पूरे बीएसए में फैक्ट ही है। अब ये है क्या, देखिए समझिए। एक हम क्रिमिनल मैटर लेते हैं क्योंकि क्रिमिनल मैटर जल्दी समझ में आता है लोगों को। जैसे मैंने बताया था, मिस्टर ए हैं, इनके ऊपर चार्ज लगा है 103 बीएनएस में। कौन प्रूफ करेगा इनके चार्जेस को, किसकी लाइबिलिटी है? उसका नाम बताइए। प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की है कि वो ये साबित करें, बिकॉज इट इज द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट अक्यूज्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट unless and until his guilt proved beyond reasonable doubt। कोर्ट तो इस ए को इनोसेंट ही मानेगी जब तक आप इनके गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब किसी तरह का संदेह ना रह जाए कोर्ट के माइंड में, एकदम लॉजिकली होना चाहिए।
बिल्कुल तर्क संगत, लॉजिकली और लीगली ये होना चाहिए आपके पास। ऐसे सर्कमस्टांस हैं तो द चेन ऑफ एविडेंसेस मस्ट बी कंप्लीट। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सस्पिशन, कोई संदेह ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और ने अपराध कर दिया हो। सो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सस्पिशन। इफ द गिल्ट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब हम कहते हैं कि हाँ इन्होंने अपराध किया है। अब इस गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब एकदम कंफर्मेशन के साथ न्यायालय में साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? बहुत सारे फैक्ट्स। अब फैक्ट क्या होते हैं इसके, तो कुछ भी एविडेंस में आगे पढ़ने के लिए पता तो हो कि फैक्ट होता क्या है। बहुत सारे फैक्ट चाहिए होंगे। इन फैक्ट को साबित करने के तमाम तरीके होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करती हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अभी हो रहा है 345, ठीक है, इस समय क्लास में हूं। मान लीजिए इसी 345 पे मेरे ऊपर अगेंस्ट कोई एफआईआर, ठीक है, मेरे अगेंस्ट हो गई कि मैम ने ये कोई ऑफेंस कमिट किया है, मेरा नाम लिखकर कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो मैं अब मान लीजिए प्रोसिक्यूशन है, भाई प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि जिस समय अपराध कारित हुआ है मैंने ही किया है, ठीक है। ये चीजों के लिए वो बहुत सारे फैक्ट्स लाएंगे, और मैं इस चीज के लिए कि मैंने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, मैं इसको साबित करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य लाऊंगी। लेकिन साक्ष्य लाऊंगी किस पर? वो कोई फैक्ट, जैसे कि भाई 345 पर तो मैं क्लास ले रही थी, ये इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता, इट्स अ फैक्ट। ये एक फैक्ट हो गया कि समझिएगा कि 345 पर आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, ओके। अब ये एक फैक्ट है, इसको मैं कैसे कैसे साबित करूंगी, समझिएगा, इट्स अ फैक्ट। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत तमाम तरीके होंगे। जैसे मैंने अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग दिखा दिया, टाइम दिखा दिया कि देखिए इस समय मेरी क्लास चल रही थी, एक तरीका हो गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से, समझ गए, बाय द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। दूसरा, मैं अपने ही क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स जो भी होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो भी बताएंगे इस बात को कि यस, ठीक है, क्या हो गया, डायरेक्ट एविडेंस हो गया ये, बिकॉज वॉट एवर आई वॉज टीचिंग आप डायरेक्टली उसको परसीव कर रहे थे, सामने थे आप, तो डायरेक्ट एविडेंस इस पर हो गया। तो एक एक फैक्ट था, इस फैक्ट को मैंने दो तरीके से दिखा दिया। तीसरा, मेरे यहाँ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, मैंने वो दिखा दिया। चौथा, मेरे अगल बगल जितने इंस्टीट्यूट हैं, अगर कहीं बायोमेट्रिक होता है वो भी दिखा। तो मेरा मतलब समझिए कि एक फैक्ट था, इस फैक्ट को प्रूव करने के तमाम तरीके हो सकते हैं, समझ गए आप। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में या बीएनएस में, बीएसए में, आप कल मैंने वो अपने उस पे व्हाट्सएप पे लिख दिया, उसके बाद कुछ देर बाद मुझे लगा कि मैंने बीएनएस लिख दिया क्या, मतलब जैसे कल मैं पढ़ा रही थी, मैं बोल रही थी आपको चंडीगढ़, लेकिन मैं बोल क्या रही थी, छत्तीसगढ़, और बोलने के कुछ देर बाद मुझे फील हुआ कि शायद मैंने छत्तीसगढ़ बोल दिया है। तो कल भी ऐसा ही हुआ था। खैर, तो इसको आप समझिए। तो फैक्ट, हाँ, फैक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। समझिए आराम से, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैं इस समय पढ़ा रही हूं, ये फिजिकल फैक्ट है, यू कैन परसीव इट। कोई भी तथ्य जिसे आप कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में कितनी चेयर हैं, मैं इस समय क्या पढ़ा रही हूं, बाहर का मौसम कैसा है, सारे फिजिकल फैक्ट हैं। अब जब हम क्रिमिनल में आएंगे, ध्यान से देखिए, एक इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। अब ये एक इसी चीज को कि ए ने किल किया है, इसके लिए तमाम सारे फैक्ट लाएंगे। अब समझ आ रहा है कि उनको लास्ट टाइम देखा गया, उनको घर के बाहर भागते हुए देखा गया, उनके कपड़ों पर ब्लड लगा था, वो जब घर पहुंचे तो लोगों ने मोहल्ले के देखे ब्लड लगा था काफी, उन्होंने जल्दी से कपड़े निकाले, उसके बाद वो कहीं भाग गए। कल ही तो वो एक बहुत बड़ा सा चाकू खरीद के लाए मार्केट से, समझ रहे हैं। ये सारे फैक्ट हैं जो प्रूव करेंगे अल्टीमेटली इस चीज को। और इसको, इन्हीं फैक्ट्स को, फैक्ट इन इशू, अभी उस पर भी आएंगे, जो मेन इशू होता है। जैसे इसमें मेन इशू क्या है, वेदर जो भी मिस्टर बी कोई भी होंगे killed by Mr. A, या whether A has caused the death of Mr. B, क्या उन्होंने उनकी डेथ कॉज की है, ये फैक्ट इन इशू हो गया। और जो मेन विवादक तथ्य होता है, इसको साबित करने के लिए हमें बहुत सारे तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है, समझ गए। आप पढ़िए, आप पढ़ते हैं फैक्ट की डेफिनेशन, कुछ हद तक
आप वहां तक पहुंच पाओगे। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, अगेन फैक्ट की डेफिनेशन कैसी हो गई? इंक्लूसिव हो गई। मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, कोई भी वस्तु, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग मतलब उसकी स्थिति क्या है, वो किस अवस्था में है। कोई थिंग है, जैसे यहां पर घड़ी है, दैट एनीथिंग। स्टेट ऑफ थिंग, ये घड़ी चल रही है कि रुकी हुई है, दैट इज स्टेट ऑफ थिंग। ठीक है, ये इस कमरे में चेयर लगी हुई है, अगर मान लीजिए सारी चेयर उल्टी पड़ी हैं, इसका क्या मतलब होगा? द स्टेट ऑफ थिंग, ठीक है, इट सेल्फ प्रूव्स दैट द क्लास इज सस्पेंडेड। अभी क्लास सारी अगर चेयर मैंने उल्टी करके रखी हुई है, इस पर कर्टेन पड़ा हुआ है, लाइट्स ऑफ है, नाउ द स्टेट ऑफ थिंग इट सेल्फ प्रूव्स, वो खुद में बता रही है कि यहां पर क्लास नहीं चल रही है, या आज नहीं चलेगी, या नहीं चली हुई होगी। तो स्टेट ऑफ थिंग, ये भी फैक्ट है। समझ में आया? ठीक है, मान लीजिए किसी के घर में रॉबरी हुई, ठीक है, या हाँ सामान बिखरा पड़ा है, बहुत अच्छा, ठीक है, हालांकि ये बहुत सेक्शंस में आएगा। आप अपने घर में आए, आप अपने घर को एकदम क्लीन करके गए, तो जब घर में आए तो आपके घर में जूतों के निशान है। तो नेक्स्ट आइए, तो कोई भी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग, दो तीन चार कई तथ्यों का आपस में जो संबंध है, तो कोई थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, है ना, ये होता है फैक्ट। पहली चीज क्लियर है, उसको आप क्या बोलोगे? फैक्ट। मैं पढ़ा रही हूं, इट्स अ फैक्ट। आप पढ़ रहे हैं, इट्स अ फैक्ट। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, इट्स अ फैक्ट। इस क्लास में इतनी गर्ल्स हैं, इट्स अ फैक्ट। इस क्लास में इतने बॉयज हैं, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, ओके, जिसे आप परसीव कर सकते हैं। और परसीव कैसे करते हैं? हम सुनकर, देखकर। दूसरा है, तो पहले क्लॉज में लिखिए फिजिकल फैक्ट। इन फैक्ट्स को क्या बोलते हैं? फिजिकल फैक्ट्स। मैम, जब भी मैं इसकी डेफिनेशन को याद करती हूँ, पता है मुझे उसकी इंग्लिश में नाउन, नाउन इज अ प्लेस ऑफ पर्सन, प्ले थिंग की याद आती है। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही है भाई, जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे तो नाउन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे ही एविडेंस में अगर आपने फैक्ट नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, वैसे ही है बिल्कुल ये। दूसरा आइए, अब जो क्लॉज सेकंड है वो है मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट। आप ध्यान से समझिए, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। आराम से समझना है इसको, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। देखिए, हमारा एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, आपने बचपन में बहुत कुछ किया होगा, बहुत सारी अच्छी यादें होती हैं, कभी कभी बहुत बुरी यादें होती हैं, कुछ बहुत अच्छे पल होते हैं, कुछ बहुत बुरे पल होते हैं। उनमें से आपको कुछ चीजें, अगर आप आज एक सेकंड के लिए अपने क्लास 6 को सोचिए, एक सेकंड लीजिए, अपने क्लास 6 को सोचिए। क्लास 6 याद आ रहा है सबको? सबको आप आ रहा है याद? आपको नहीं आ रहा है? क्लास 6 नहीं याद आ रहा? बहुत पुराना हो गया क्या? जो मुझे याद आ सकता है तो आपको भी याद आ सकता है। मुझे इवन 5th भी याद है, लेकिन 4th 3rd की मेमोरीज मुझे नहीं याद है, ठीक है, उसके बाद की, पहले की नहीं याद है। अब जो आपको याद है उसके लिए ये वो मेंटल कंडीशन है जिसके लिए आपका माइंड कॉन्शियस है। जैसे आप रात में सोते हुए बहुत सारे स्वप्न देखते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक थोड़ा बहुत चीज आपको सुबह याद रह जाती है, वो हमने कहा ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। समझ में आया? ऐसे ही ध्यान से समझिए, हमारे माइंड में जो भी चीजें हैं उनमें से वो वाला चीजें जो हमारे माइंड में मतलब कॉन्शियस है, कॉन्शियस हमें याद है, वो वाले फैक्ट भी क्या आएंगे? साइकोलॉजिकल फैक्ट आएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, चलते हुए टक्कर लग जाना, हाथ लग जाना, कोहनी लग जाना, और सामने से व्यक्ति क्या बोलता है? सॉरी। क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? अरे ऐसे ही बताइए, लॉ का एप्लीकेशन तो करना ही नहीं है। गलती, ठीक है, बाय मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स जहां मिस्टेक है मतलब कोई बैड इंटेंशन नहीं है,
कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई मालिस नहीं है आपके माइंड में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब हम आपने बीएनएस अभी पढ़ा, बीएनएस में आपने मर्डर पढ़ा, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा, वहां पर आपने देखा इंटेंशन या तो प्रूफ करना पड़ता है या नॉलेज प्रूफ करना पड़ता है, और एटलीस्ट सबसे लास्ट वाले क्लॉज में कुछ नहीं तो रीजन टू बिलीव तो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कैसे प्रूफ करते हो? इंटेंशन तो परसीव नहीं कर सकता ना कोई, भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने मुझे जबरदस्ती जान के धक्का मार दिया कि गलती से धक्का लग गया, ये कैसे पता चलेगा? थ्रू योर कंडक्ट, आपके आचरण से पता चलेगा। तो जो क्लॉज 2 है, इसमें वो साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं विच कैन बी परसीव्ड थ्रू कंडक्ट। फिजिकल फैक्ट को तो हम परसीव कर सकते हैं आसानी से, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट को कैसे परसीव करते हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कोर्ट में? बिकॉज इट इज समवेयर बिहाइंड द माइंड, ये कहीं माइंड में है, लेकिन कॉन्शियस है उसके लिए माइंड। तो जब आ रहा है दिमाग में कि जा रहा है? आ रहा है, ठीक है। जब जाने लगे तो बताइएगा, ठीक है। आप लोग को आ रहा है ऑनलाइन? यस समझ मैम, में आ रहा है सबको? यस मैम, हाँ यस यस मैम, मैम आ रहा है, क्या बोल आ रहे रहा हैं? है मैम, समझ में आ अच्छा, रहा है। ठीक ठीक, वेरी गुड। तो देखिए, जब माइंड कॉन्शियस है, अब एक के ऊपर चार्ज लगा कि इन्हें इनको किल किया, लेकिन किलिंग किसी का, किलिंग बाय ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में तभी आएगी व्हेन दैट किलिंग इज विद मेंस रिया। जब मेंस रिया के साथ हो, या तो उसने इंटेंशनली किया हो या उसको नॉलेज हो। तो हम इंटेंशन को कैसे, वो तो कहेगा नहीं 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 गलती से हो गया, वो ये बोलेगा, हर व्यक्ति ये बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, गलती से हो गया। लेकिन आप उनके कंडक्ट को, मैनर ऑफ किलिंग आप देखोगे, व्हाट इज द, वो लगातार गोली पे गोली चला रहा है, लगातार चाकू मार रहा है, लगातार स्टेबिंग कर रहा है, आपको लगेगा ये मिस्टेक है? नहीं बोलोगे ना, बिकॉज योर कंडक्ट इटसेल्फ प्रूफ्स, आपका कंडक्ट खुद में ये साबित करने वाला है, कर रहा है दैट यू हैव मेंसरिया, ठीक है। आपकी मेंसरिया थी, और ये मेंसरिया, समझिए इसको फैक्ट में डिफाइन क्यों किया है, क्योंकि ये हो गया मेंसरिया, ठीक है, ठीक। और ये क्या है? एलिमेंट है क्राइम का, एलिमेंट है, इसेंशियल एलिमेंट है। अब कोई एलिमेंट को आपको प्रूव करना है, प्रूव कैसे करोगे? थ्रू फैक्ट, इसीलिए इसको बता दिया साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को साबित करने के लिए हमारे पास तमाम से तरीके होंगे, किसी ने किल किया है, समझ आ रहा है? तो साइकोलॉजिकल फैक्ट में गुड फेथ, जब आपने जनरल एक्सेप्शंस पढ़े बीएनएस में, तो कहते हैं कि नहीं नहीं हुआ, किया नहीं मैंने गुड फेथ में किया, ठीक है। तो गुड फेथ, इल विल में, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्ट होती हैं, और इन चीजों को भी साबित किया जाता है। नहीं साबित करोगे तो लाइबिलिटी नहीं कर पाओगे। मारना तो दिखा दिया, एक्टर्स रियस इज देयर, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किल किया, लेकिन एक्टर्स रियस से आप मर्डर में कन्विक्ट नहीं करा सकते हो, हमें उसके साथ उसका मेंसरिया साबित करना पड़ेगा। और मेंसरिया को हम कैसे साबित करेंगे? क्योंकि मेंसरिया एक फैक्ट है, ये सेक्शन 2 में, इस क्लॉज F के सब क्लॉज 2 में इसको डिफाइन किया है, और इसको साबित करने के तमाम तरीके होते हैं कि उसका कंडक्ट कैसा था, उसका मैनर ऑफ किलिंग कैसा था, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्ट को बताती हैं। क्लियर है? अब इसके इलस्ट्रेशंस पढ़िए तो आपको फैक्ट, अब फैक्ट से सवाल कैसे आएगा? फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में गए, और इंटरव्यू बोर्ड में जो आपका रूम रहेगा, उसमें ऐसा तो बहुत कम होता है कि किसी की फोटो ना हो। गांधी जी की फोटो, सुभाष चंद्र बोस की फोटो, अंबेडकर जी की फोटो, ये फोटोज मिल गई मान लीजिए, और वो 2-3 लोग, जैसे आप यूपी में गए तो यस, जुडिशरी में 4 लोग रहते हैं पैनल में, और एपीओ में 3 रहते हैं। उन्होंने कहा ये जो अरेंजमेंट है इस रूम का, जज साहब पूछेंगे ऐसा सवाल, या प्रोफेसर पूछ सकते हैं, कमीशन के मेंबर नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि उन्होंने लॉ ना कर रखा हो। वो पूछेंगे इस इंटरव्यू बोर्ड का जो अरेंजमेंट है, दैट 4 पर्सन्स आर सिटिंग देयर, ये जो पीछे है, ये क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट में इसे क्या कहा जाएगा? तो आप बोलोगे सर इट्स अ फैक्ट बिकॉज आई कैन परसीव इट थ्रू माई आईज, इट्स अ फैक्ट एंड इट कैन बी प्रूव्ड, ठीक है। और मैं इस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं हूँ, ये क्या आएगा? फैक्ट आएगा। पढ़िए इसके इलस्ट्रेशंस।
देखिए, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। ध्यान से देखिए, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, यहां पर जिस माहौल में जहां भी आप बैठे हो, जहां भी आप उपस्थित हो, जैसा भी क्राइम सीन हो, क्या सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें अरेंज हैं इन पर्टिकुलर मैनर एट पर्टिकुलर प्लेस। क्या है ये? फैक्ट है, बताया ना मैंने। चेयर्स हैं, सीधी लगी हैं, उल्टी लगी हैं, हाँ, घड़ी है, इतने बज रहे हैं, इतने गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं, क्या है? स्टेट ऑफ थिंग है। ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया। दूसरा, दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। किसी ने कुछ सुना या किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, ये फैक्ट है कि नहीं? क्यों है? परसीव किया, क्योंकि आप कुछ देख रहे हो, इसका मतलब आप परसीव कर रहे हो। कुछ सुन रहे हो, परसीव कर रहे हो, फैक्ट है। क्यों पढ़ रहे हैं हम बार बार फैक्ट को? क्योंकि फैक्ट है, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या ये फैक्ट इस केस में रेलिवेंट है। अब मान लीजिए चार्ज लगा ए के ऊपर और वो जज साहब के सामने कह रहे हैं, सर आई वांट टू प्रूव दैट फैक्ट दैट रमा मैम वाज टीचिंग बीएसए क्लास, ठीक है, एट 3:45। तो वो कहेंगे क्या मतलब है? इट इज अ फैक्ट बट इट्स नॉट रेलिवेंट। एक के ऊपर चार्ज लगाए, ये किसी क्लास से क्या लेना देना? तो आप बोलोगे सर रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर आपने चार्ज लगाया है वो मैम की क्लास कर रहा था। समझ आया? तो फैक्ट तो हर कुछ है इस यूनिवर्स में, जो भी कुछ हो रहा है वो सब फैक्ट है। लेकिन आगे आप बीएसए में पढ़ोगे वेदर दैट फैक्ट इज रेलिवेंट। इफ दैट फैक्ट इज रेलिवेंट देन ओनली कोर्ट विल अलाउ इट। तब कोर्ट उस पर एविडेंस इंटरटेन करेगी, अदरवाइज कहेगी क्या मतलब है, इसको आप क्यों लेके आ रहे हो? इससे इस केस का क्या लेना देना? समझ में आ रहा है? इसीलिए हम फैक्ट को पढ़ रहे हैं, फैक्ट को जानना जरूरी है। हाँ, पहले फैक्ट पढ़ेंगे, रेलिवेंट है या नहीं है उसके लिए अलग से सारे सेक्शंस हैं कि कौन सी चीज कब रेलिवेंट होगी। तो आधा एविडेंस तो आपका इसी में निकल जाएगा, रेलिवेंसी में। आधा बीएसए इसी में निकल जाएगा, रेलिवेंसी में। आधा नहीं, 1/3 कह सकते हो। That person heard or saw something is a fact. That a person said certain word, किसी ने कुछ कहा, ये भी फैक्ट है। जैसे एक के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, आज 31 जनवरी ए ने किल किया और कल 30 जनवरी को उसके घर के सामने जाके बोला था कि 1 फरवरी की सुबह नहीं देख पाओगे। इट्स अ फैक्ट और इट्स वेरी रेलिवेंट इन दैट केस। ये रेलिवेंट है बिकॉज इट शोज मोटिव ऑफ मिस्टर ए। हो गया, ये फैक्ट है। इसीलिए हम फैक्ट को, तो किसी ने कुछ कहा, ये फैक्ट है। अब किसी ने नहीं सुना, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझिए। कुछ सुन रहे हैं वो भी फैक्ट है। मैंने कह दिया, किसी ने नहीं सुना, उनके घर में नहीं सुना, पड़ोसी ने कहा यार वो कह के गया था, मैं सुन रहा था ऊपर। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है जो कह रहा हो वो दूसरा सुनने, जो विटनेस के तौर पे आया है वो सुना हो, कोई भी सुना हो। नेक्स्ट आइए, दैट अ पर्सन होल्ड सर्टेन ओपिनियन। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के विषय में क्या विचार रखता है, कैसी ओपिनियन रखता है। हैज सर्टेन इंटेंशन, आ गया, क्या आपके माइंड में इंटेंशन था। एक्ट इन गुड फेथ, कि आपने वो काम गुड फेथ में किया। भाई मैंने तो गुड फेथ में, बच्चे को नीचे घर में आग लगी थी, सफोकेशन से बच्चे की डेथ हो जाती, मैंने गुड फेथ में बच्चे को नीचे फेंका, लोगों ने कंबल, है ना, पढ़ा ना बीएनएस में एक्सेप्शंस में, मैंने गुड फेथ में बच्चे को फेंक दिया, लेकिन बच्चे को शॉक लगने से डेथ हो गई या उसको इंजरी हो गई, मान लीजिए कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो गुड फेथ। अब गुड फेथ कैसे पता चलेगा? उसके दिल में बैठा है कोई मशीन है क्या जो हम उसके मन को जाने? उसके कंडक्ट से, उन सर्कमस्टांसेस को, जिन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में वो पर्टिकुलर एक्ट हुआ है, उसको देखकर हम समझेंगे वेदर इट वाज डन विद गुड फेथ और नॉट। आगे आइए, फ्रॉडुलेंटली, कोई चीज आपने कपटपूर्ण की है, ये, और uses a particular word in particular sense, is, was at specified time, conscious of a particular sensation is a fact। तो ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट का इलस्ट्रेशन है कि किसी टाइम किसी पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में उस समय क्या चल रहा था, अच्छा इरादा था, गुड फेथ था, ठीक है, मालिस था, फ्रॉडुलेंटली उसने वो काम किया है। ये कैसे पता? मान लीजिए आपने कहा ये एक्ट इन्होंने फ्रॉडुलेंटली किया, कैसे प्रूव करोगे? आप उस सीरीज के माध्यम से प्रूव कर सकते हो। जैसे आपने किसी के साथ किया, वैसे ही इसने किसी और के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कई लोगों के साथ किया, किसी को परफॉर्म नहीं किया। इट मीन्स कि वो उन्होंने जानबूझकर फ्रॉडुलेंटली ही किया, किसी को डिसीव करने के लिए ही किया, ठीक है।
तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई फैक्ट की। बस यहां पर मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फैक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे ये डिसाइड कर पाएं कि ये फैक्ट रेलिवेंट होगा या नहीं। तो जो आगे के सेक्शंस आएंगे, क्योंकि हमें रेलिवेंसी पढ़नी होती है, इसीलिए हमें कम से कम ये तो पता हो कि फैक्ट क्या है। अब आप आइए आगे, फैक्ट के बाद हम आते हैं फैक्ट इन इशू पर। उसके बाद हम बताएंगे आपको रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू ये यही बने रहने दीजिए, इसी पे समझा देते हैं आपको। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू का मतलब पता है, समझते हैं क्या? डेफिनेशन को बाद में छुएंगे, पहले एकदम लेमैन लैंग्वेज में पढ़िए। जब लॉ को लेमैन लैंग्वेज में समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। फैक्ट तो समझ गए क्या होता है? मान लीजिए ये एक फैक्ट, ठीक है, कि मैं इतने बजे पढ़ा रही हूं, कोई भी, ये एक फैक्ट है। मैम हाँ? सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैम एक बार ना आपने ना क्रैश कोर्स में बताया था, इसका बहुत वो आज तक मुझे याद है। चलिए सुनाइए, फिर हम बताते हैं, देखिए कितना मैम याद। आपने कहा था कि ना फैक्ट इशू होता है कि जैसे कोई सामने वाला खड़ा है कि थप्पड़ मारा तो क्यों मारा। आपने सिर्फ यही लाइन बोली थी, बोल रहे यही फैक्ट है कि क्यों मारा, थप्पड़ मारा तो क्यों मारा। और इसके आगे पीछे का कुछ नहीं याद? बस मुझे यही है, बस नहीं, इससे ये तो मैंने सब। इनकम्प्लीट है। ये फिर इनकम्प्लीट, जैसे आप किसी को ये बताओगे तो फिर ये इनकम्प्लीट है। इसके आगे पीछे की स्टोरी अगर बताओगे तो अच्छा है। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने उस समय भी यही बताया होगा क्या होता है फैक्ट इन इशू। बहुत सिंपल है, लेमैन लैंग्वेज में समझिए। कोई फैक्ट विच इज इन इशू, मैंने ये बताया होगा, एनी फैक्ट विच इज इन इशू। इशू क्या होता है? व्हेन वन फैक्ट इज असर्टेड बाय वन पर्सन एंड डिनाइड बाय अनदर पर्सन। अगर इनके ही एग्जाम्पल पर चलिए तो मैंने ये बोला होगा, एक व्यक्ति कहता है थप्पड़ मारा और दूसरा कहता है नहीं मारा। नाउ दैट फैक्ट कि क्या थप्पड़ मारा या नहीं मारा, दैट इज एन इशू। कई बार होता है ना, दो लोगों में विवाद हो जाता है, कोई कहता है भाई क्या इशू है, क्या हो गया, ऐसे बात करते हैं ना, क्या इशू है, व्हाट इज द इशू, इशू क्या है? तो इशू ये है कि क्या ये फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर इशू ये है कि क्या ए ने बी को किल किया कि नहीं किया। बहुत जनरल है, बहुत ही, अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट, इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू मीन्स अ फैक्ट विच इज इन इशू, ऐसा तथ्य जो विवाद में है, जिसका तय होना भी बाकी है। ओके अब ये फैक्ट किस किस चीज का हो सकता है? ये फैक्ट किसी राइट को लेकर हो सकता है। जैसे मिस्टर ए कहता है कि आई एम द ओनर ऑफ दैट हाउस, मैं इस घर का स्वामी हूं। लेकिन बी कहता है नो नो नो, मेरा इस घर पर कब्जा है, आई एम द ओनर ऑफ दैट हाउस। नाउ इट इज द इशू विच इज इन डिस्प्यूट। ये एक, ठीक है, ये एक तथ्य तो है, लेकिन अब इसको तय करना है कोर्ट को, ठीक है। तो फैक्ट इन इशू, अब इसमें देखिए क्या, जब भी कभी राइट को लेकर, जैसे ए कहता है मेरा राइट है घर पर, बी कहता है मेरा राइट है घर पर। नाउ द राइट इज इन इशू, अधिकार इशू में है। कभी कभी क्या होता है एक्सटेंट ऑफ राइट, अब देखते होंगे कि मेरा दरवाजा यहां तक है, पानी निकालने का अधिकार यहां तक है। एक्सटेंट ऑफ राइट, हम कह तो रहे हैं कि आपका है घर, बट एक्सटेंट ऑफ राइट, इस अधिकार की सीमा कहां तक है, आपके घर का प्रयोग करने का आपका अधिकार कहां तक है, इस पर इजमेंट्री राइट्स का एक्सटेंट कहां तक है, आपका अधिकार कहां तक एक्सटेंड करेगा। सो समटाइम राइट इज एन इशू, समटाइम एक्सटेंट ऑफ राइट इज एन इशू। अधिकार का एक्सटेंट कहां तक है। लाइबिलिटी इन इशू, कि क्या एक ही लाइबिलिटी बनेगी, ये इशू है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर बनेगी तो किस सेक्शन में बनेगी, कितनी सजा होगी। तो फैक्ट इन इशू, एनी फैक्ट विच इज इन इशू, कोई भी फैक्ट जो कि विवाद में हो, समझ आई बात। तो कोई भी फैक्ट जो अभी स्टैब्लिश नहीं है, वो विवाद में है, एक व्यक्ति कह रहा है ऐसा हुआ और दूसरा व्यक्ति कह रहा है ऐसा नहीं हुआ। ए कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट है, बी कह रहा है नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए कह रहा है 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, बी कह रहा है नहीं 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इशू, आप समझ आया। अब बैराक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। देखिए जी, अब इनको क्या करना है, आपको क्लॉजेस भी याद करने हैं। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच, ध्यान से समझिएगा, फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच, कोई भी तथ्य जो स्वयं आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, ठीक है, कोई भी तथ्य स्वयं में या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर, कई सारे तथ्य हमने मिला दिए, मिलकर क्या क्या,
एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, asserted, denied in any suit proceeding necessarily follows। दोबारा समझिए इसको। ये कह रहा है किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी सूट में, प्रोसीडिंग बात कर रहे हैं क्रिमिनल की और सूट बात कर रहे हैं सिविल की, किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग में किसी राइट, किस किस चीजों की बात कर रहे हैं ये, राइट या लाइबिलिटी, दोनों चीजें रहती हैं, दो ही चीजों का काम ही है, दो ही चीजों का काम है। क्रिमिनल मैटर है तो प्रोसिक्यूशन यही प्रयास करता रहेगा कि ये लाइबल होंगे मर्डर के लिए, ठीक है। सिविल मैटर है तो वो कहता ही रहेगा कि मेरा राइट है इस प्रॉपर्टी पर या मेरा राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का। तो ये कह रहा है किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में नेचर, लाइबिलिटी का नेचर, कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है, क्या ये मर्डर है, केवल का ग्रीवियस हर्ट है या कोई ऑफेंस नहीं है, जनरल एक्सेप्शन है, मतलब नेचर ऑफ लाइबिलिटी। समझ गए? नेचर ऑफ राइट, अधिकार कितना है, ओनली एज अ टीनेंट और एज ओनर। नेचर ऑफ राइट क्या है, पजेसरी राइट है, मॉर्गेजर की तरह थे कि ओनर थे। तो किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में राइट के या लाइबिलिटी के नेचर को, एक्सटेंट को, एक्सटेंट कहां तक है आपका अधिकार, नेचर, एक्सटेंट ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी, उसका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, क्या आप में ये राइट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, नहीं नहीं, आपको ये अधिकार नहीं है। जैसे लाइसेंस के केस में मैंने बताया इनहेरिट नहीं होता वो, तो लाइसेंस के मैटर को कोई आगे उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गया कोर्ट में, तो क्या बोलेगी कोर्ट, बोलेगी नो नो नो, दिस राइट डज नॉट एग्जिस्ट, ये अधिकार आप में है ही नहीं, मामला खत्म। समझ गए? अगर राइट है आप में तो हम एक्सटेंट बताएंगे। मामला टीनेंसी का है तो हमने कह दिया कि यस दिस राइट एग्जिस्ट, एलआर में एग्जिस्ट कर रहा है, और आपकी एक्सटेंट क्या है, दैट यू कैन इंजॉय लिमिटेड इंटरेस्ट ओवर दी प्रॉपर्टी, कि भैया आप इस संपत्ति पर लिमिटेड इंटरेस्ट, दैट इज दी एक्सटेंट। राइट है भी और हमने एक्सटेंट भी बता दिया, नेचर भी बता दिया। तो जब भी किसी सूट प्रोसीडिंग में किसी राइट और लाइबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, एक्सटेंट, यही तो है टर्म, अब याद हो जाएगा आपको। Whenever in any, अब आप आगे पीछे कर सकते हो कंटेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is fact in issue? Fact in issue means any fact in itself or in connection with other fact। क्या क्या करता है? Connection with other fact, existence, non-existence, nature, extent of any right, liability, disability, asserted or denied। Obviously लाइबिलिटी को प्रोसिक्यूशन कह रहा है, डिफेंस डिनाई कर रहा है। तो व्हेन राइट लाइबिलिटी का एक्सटेंट, ठीक है, नेचर, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस इज असर्टेड बाय वन पार्टी, डिनाइड बाय अनदर पार्टी, तो वो बन गया फैक्ट इन इशू। समझ आया? एक एग्जांपल से और समझा दे रही हूं आपको ताकि एकदम फिट हो जाए। यही वाला ले लेते हैं, मर्डरी वाला 103। नाउ प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि लाइबिलिटी होगी, सो एग्जिस्टेंस बताइए, आ गया? वो कह रहा है ना एग्जिस्टेंस है लाइबिल, तो ये यहां पर ये फैक्ट इन इशू, ये फैक्ट इशू में है कि क्या लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। तो प्रोसिक्यूशन इज असर्टेड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस लाइबिलिटी एग्जिस्ट, लाइबिलिटी करेगी, एग्जिस्ट कर रही है, दायित्व इनका होगा, इनको पनिशमेंट मिलेगा बिकॉज ही हैज कमिटेड सो एंड सो ऑफेंस। तो प्रोसिक्यूशन कह रहा है यस लाइबिलिटी एग्जिस्ट, और डिफेंस क्या कह रहा है, नो नो नो, लाइबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस प्रोसीडिंग में क्या बोल रहा है, फैक्ट इन इशू मींस एनी फैक्ट विच इन इटसेल्फ, एक फैक्ट खुद में, और हम बड़े सारे फैक्ट इकट्ठे करके लाएंगे कोर्ट के सामने कि देखिए सर इनके कपड़ों पे ब्लड स्टेन पाए गए, देखिए इन्होंने चाकू, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, देखिए ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, निकलते भागते समय लोगों ने देखा। तो एक फैक्ट इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, खूब सारे फैक्ट हम ले आए, ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी को एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, नेचर, एक्सटेंट, asserted by one party, denied by another party, ये होता है फैक्ट इन इशू। समझ गए? तभी तो विवाद बनेगा। भाई वो कहेगा है, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं है, इशू तो तभी बनता है अगर किसी भी फैक्ट को दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो एडमिटेड फैक्ट हो गया ना, उस पर इशू होगा ही नहीं। बोलिए
अब नेक्स्ट आइए, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पर आइए, इसको ये प्री में आता भी है। टफ लग रहा है? इतना जरूर लग रहा होगा कि अगर एक भी दिन क्लास छोड़ा तो समझ में अगले दिन की क्लास नहीं आएगी। ये बात सही है, ये एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोविजन जैसे अरेस्ट छूट गया, चलिए कोई बात नहीं है बेल पढ़ लेंगे, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है। एक अगर एक भी रेलेवेंसी का प्रोविजन छूटा इधर तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। एक्सप्लेनेशन। whenever under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure, आपको पता है सिविल कोड कौन सा रूल फॉलो करती है? सिविल प्रोसीजर। any court records an issue of fact, the fact to be asserted denied in the answer to such issue is fact in issue। ध्यान से देखिए, क्रिमिनल में तो बता दिया, ये आपके क्लॉज जी का जो फर्स्ट पैरा है ये क्रिमिनल में बता रहा है फैक्ट इन इशू। सिविल में, सिविल केसेस में बता रहा है कि जब भी सिविल में सिविल कोर्ट इश्यूज रिकॉर्ड करती है, इशू ऑफ फैक्ट, ये बता रहे हैं फैक्ट इन इशू सिविल में क्या होता है। तो इश्यूज कैसे रिकॉर्ड होते हैं पता है? कौन बताएगा? आप बताओ। वेदर 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 करके होते हैं। तो पहले कौन से इशू फ्रेम करती है कोर्ट? दो पार्ट में होते हैं इश्यूज फ्रेम। पहले कौन से इशू फ्रेम होते हैं? ध्यान दिया है कभी? कोई बात नहीं है, देखिए जब भी इश्यूज फ्रेम होते हैं ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इशू फ्रेम होता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पर। प्रिलिमिनरी इश्यूज फ्रेम होते हैं जो कि होते हैं सूट की मेंटेनेबिलिटी पर। सबसे पहले कोर्ट देखती है वेदर दिस सूट इज मेंटेनेबल और नॉट। भाई ये न्यायालय में मेंटेनेबल है भी कि नहीं है। हम बात की बातें बाद में देखें। इफ दिस सूट इज टाइम बार्ड, लिमिटेशन पीरियड इज ओवर, जितने 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था या 12 साल का लिमिटेशन पीरियड था, दिस लिमिटेशन पीरियड इज ओवर, अब आप कोर्ट में आ ही नहीं सकते, तो द कोर्ट विल नॉट फ्रेम इश्यूज। फिर कोर्ट सब्जेक्ट मैटर के इश्यूज फ्रेम क्यों करे? तो जनरली पहले प्रिलिमिनरी इश्यूज फ्रेम होते हैं, वेदर दी सूट इज मेंटेनेबल और नॉट, टाइम बार्ड तो नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है इस केस में, है कि नहीं? तो प्लेंट जब दायर कर देती है एक पार्टी तो उसके ऑपोजिट फिर डिफेंडेंट जो दूसरी पार्टी होती है वो WS डायल करती है, ठीक है? तो जब आप प्लेंट में लिखते हो, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि दिस कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, सूट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, मतलब ये मैटर ट्राई हो सकता है। फिर जब WS डिफेंडेंट ऑपोजिट पार्टी जब WS रिटन स्टेटमेंट दाखिल करती है तो उसमें सबसे पहले वो यही बताते हैं ऑब्जेक्शन में कि ये सूट तय करते हैं पूरा, और उनके वकील साहब बताएंगे कि यार कोई टेंशन नहीं है, सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है, वो बता देंगे सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो प्लेंट और WS को ध्यान में रखकर ही कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है कि किन किन विषयों पर इनमें विवाद है। समझ आ गया? किन किन विषयों पर विवाद है। प्लेंटिफ ये कह रहा है, डिफेंडेंट डिनाई, तो बेसिकली WS को देखकर पता चल जाता है कि क्या क्या इश्यूज बन रहे हैं। भाई जो जो फैक्ट पार्टी ने एडमिट कर लिए, हाँ कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ मैं रेडी हूं, मतलब जिन जिन फैक्ट को वो एडमिट करता जाएगा उस पर इशू नहीं बनेगा, जिन जिन फैक्ट को डिनाई करता जाएगा दूसरी पार्टी। जैसे मैंने कहा कि मेरा साक्षी का 10 लाख का अग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने साक्षी को 10 लाख रुपए दे दिए, साक्षी ने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं की, तो साक्षी कहती है नहीं 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 मैम ने तो 1 ही लाख रुपए दिए थे। नाउ ये इशू बन गया, पहला इशू कि क्या कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख के लिए हुआ या 10 लाख के लिए हुआ, तो मैं प्रूव करूंगी कि 10 लाख के लिए हुआ। ये समझ में आया? ऐसे इश्यूज बनते हैं। तो सिविल में क्या रहा है, व्हेन द कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है, इशू ऑफ लॉ की नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा प्री में। व्हेन एनी कोर्ट रिकॉर्ड इशू ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट है जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। The fact to be asserted or denied in the answer to such issue is fact in issue। तो उन पर जो भी आपने इशू बनाए हैं उन पर जो पार्टी रिप्लाई करती है वही बन जाएंगे फैक्ट इन इशू। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब बस इसके अरे टाइम हो गया TPA क्लास में, लेकिन इसके इलस्ट्रेशन तो पढ़ ही लीजिए थोड़ा ताकि समझ में आए। जो अभी पढ़ा है इलस्ट्रेशन पढ़िए। आज की क्लास तो वैसे भी बहुत छोटी सी है, TPA लास्ट क्लास है आज, जल्दी हो जाएगी। देखिए A is accused of murder of B, देखिएगा फैक्ट इन इश्यू पढ़ रहे हो, A यहां पर भी accused of murder of B, बस B नहीं लिखा है वो भी लिख देते हैं, ठीक है? A कौन है? accused है, murder of B।
एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इशू। अब क्या क्या ट्रायल के समय, जब ए का ट्रायल चलेगा, बताइए क्या क्या चीजें विवाद में हो सकती हैं इशू में। पहला इशू तो यही होगा, वेदर ए हैज कॉज डेथ ऑफ बी। पहला इशू तो कोर्ट यही फ्रेम करेगी, तो जो इशू है वही चार्ज बन जाते हैं। सही है, तो पहला तो यही विवाद है कि भैया क्या इन्होंने इनको किल किया। दूसरा, क्योंकि मर्डर में अभी मैंने बताया मेंसरिया का होना जरूरी है, तो दूसरा इशू ये इंपॉर्टेंट है दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, कि क्या आशय था, क्योंकि प्रूफ करना पड़ेगा। तीसरा, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो कहेंगे कि नहीं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, तो वो फिर इशू बन जाएगा, ये भी इशू है। दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। डिफेंस की साइड से कहा गया कि भैया मर्डर तो कर दिया, बट दैट पर्सन हु हैज कमिटेड द डेथ ऑफ मिस्टर बी वाज अनसाउंड। तो वो अनसाउंड था, तो अनसाउंडनेस आपको पता है जनरल एक्सेप्शन में आता है, और कंप्लीट डिफेंस है, तो कोर्ट ये भी इशू फ्रेम कर देगी। तो इसमें कितने इशू फ्रेम हो गए? 4 हो गए, कि क्या ए ने बी को किल किया, दूसरा क्या था, क्या उनका इंटेंशन है। तो पहला हो गया क्या इनको किल किया, दूसरा हो गया इंटेंशन, तीसरा ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, चौथा अनसाउंडनेस। अब ध्यान से देखिए, ये बन गए इश्यूज। अब पहले इशू को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, बहुत सारे फैक्ट पर एविडेंसेस लाएंगे। समझ गए? ये फैक्ट पर वो ओरल एविडेंस देंगे, विटनेसेस को प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट विटनेस लाएंगे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस लाएंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट लाएंगे, फिंगर इंप्रेशन, फुटप्रिंट्स, डीएनए पॉसिबल है, जो जो है वो सब कराएंगे। इंटेंशन, इसके लिए भी वो बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे फैक्ट पहले उन्हें पता चलेंगे, उन फैक्ट को कोर्ट में कैसे प्रूफ करें उसके लिए एविडेंसेस लाएंगे। समझ आ रही है बात? फिर क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्या बी ने इन्हें ग्रेव एंड सडन प्रोवोक किया था, क्या कुछ ऐसा कर दिया था जिसको देखकर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इसके लिए ये फैक्ट खोजेंगे। फैक्ट मिले, फैक्ट पर देखेंगे कौन सा एविडेंस बेस्ट है, कौन सा एविडेंस बेस्ट है, जो बेस्ट होगा वो प्रोड्यूस करोगे ना। मैं इस समय पढ़ा रही हूं, तो वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज, बायोमेट्रिक, क्योंकि इनके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। आप मेरे स्टूडेंट हो, आप इंटरेस्टेड विटनेस हो सकते हो, ठीक है, मुझसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो सकता है आप झूठ बोल दो, लेकिन ये सारी चीजें झूठ नहीं बोलेंगी। तो हर फैक्ट पर आप कौन सा एविडेंस दोगे, बेस्ट। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से फैक्ट एंड इशू। बताइए समझ में आया कुछ क्लास में? फर्स्ट ऑनलाइन, ऑफलाइन तो सबके चेहरे पे पता चल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ आया? जी मैम, आ गया। यस मैम। यस मैम, आ गया। चलिए ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक मैम, है, इसका फोल्डर कब तक बन जाएगा? फोल्डर इसका मैं आज ही बना दूंगी, क्योंकि मेरा टीपीए वाली हाँ एक्सेस भी बच्चों को अभी नहीं हो पाई है। आज ही बना देंगे ताकि वो यस एक्सेस मिल मैम। सके। हाँ, आज क्योंकि के मैम मैं रिकॉर्डिंग ही ले पाऊंगा अभी तो। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी ले हाँ लिए, लेकिन कोशिश करिए लाइव ही क्लास करिए, क्योंकि देखो जी मैम। लाइव में क्या होता है, आपकी कोई क्वेरी है, पूछ सकते हो कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, है ना। और जी लाइव क्लास में एक वो बना रहता है, थोड़ा कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है, एक डिसिप्लिन भी रहता है, कि उठ नहीं सकते, ऐसा जी, हाँ लगता है जी, अरे छूट जाएगा। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो पॉज कर दोगे, होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, तो लाइव करने की कोशिश करिए। चलिए, अभी जी मैम। आफ्टर 10 और 15 मिनट्स हम लोग मिलते हैं टीपीए क्लास में। आज लास्ट क्लास है टीपीए की। ठीक है, चलिए।